अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। फिजिक्स में मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100। तो 100 में से 70 मार्क्स थियोरी के होंगे और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के होंगे। 30 में से 10 मार्क्स होंगे इंटरनल असेसमेंट के और 20 मार्क्स होंगे एक्सटर्नल असेसमेंट के। थियोरी पे बात करते हैं। जो थियोरी के 70 मार्क्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनकी तरफ हमें अटेंशन देना पड़ेगा। वो टॉपिक्स कौन से हैं वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर व बेशतर इंपॉर्टेंट टॉपिक रादर जो कि अक्सर व बेशतर एग्जाम में गर्दिश लगाता रहता है, दैट इज गॉसेस लॉ। गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं अक्सर। सो गॉसेस थ्योरम और डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, ये इस क्वेश्चन के साथ कभी कभार एक एप्लीकेशन भी इसकी पूछते हैं। गॉसेस थ्योरम, यू नो, फाई इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट, उसी की मैं बात कर रहा हूं। इसकी कोई एप्लीकेशन भी पूछते हैं। जो जिस एप्लीकेशन की ज्यादातर पॉसिबिलिटी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर यूजिंग गॉसेस लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज टॉक ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एंगल। जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर टॉक होता है। टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, आपको याद होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है टू डिराइव टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, यानी कि टॉक ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन ना आ गया तो डायपोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। डायपोल में से ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज एन डायपोल, find the torque on an electric dipole, what is an electric dipole, and find the electric field due to electric dipole at axial point। ये तीन टॉपिक्स हैं। to find the electric field due to an electric dipole at axial point, at equatorial point, at any arbitrary point। ज्यादातर पॉसिबिलिटी जो है वो एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। सो दूसरा टॉपिक जो आप याद करोगे, जिसकी तरफ अटेंशन अपना दोगे, दैट इज दैट इज व्हाट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बोला कि टॉर्क भी इंपॉर्टेंट है और डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगहों पर पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी जिसकी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट इज अ कैपेसिटर? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक पूछ सकते हैं। विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, लेकिन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है हमें डाइलेक्ट्रिक लगा के और उसके बगैर। सो ये आपको याद होगा वो एक्सप्रेशन, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई टी, समथिंग लाइक दैट। सो वो ही एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके कैपेसिटेंस पर एक और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट्स टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, 1/2 CV स्क्वायर, याद होगा आपको। सो फाइंड द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हालांकि यहाँ पे वो दूसरी प्रेफरेंस में आता है। पहली प्रेफरेंस में कैपेसिटर में जो पूछा जा सकता है वो कैपेसिटेंस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी प्रॉपर्टीज पे आ सकता है। तो इनके अलावा अगर आ भी गया कुछ, इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली। इनके अलावा अगर आ भी गया कुछ तो वेन डी ग्राफ जनरेटर हो सकता है। सो लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने 5 बोले, तो इन 5 टॉपिक्स में से जो मैंने अभी डिस्कस किए, तो इनमें से क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन होगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पर, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर। सो इलेक्ट्रिक करंट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट, यू नो दैट the total currents entering the junction is equal to total currents leaving the junction। इसी तरह sum of the potentials at a वगैरह वगैरह। so Kirchhoff's voltage law at a junction is in a closed loop is zero। so so Kirchhoff's laws important question है, easy है सब, लेकिन important topics।
में से है किरचॉफ्स लॉ। उसके बाद जो किरचॉफ्स लॉ, तो इस पे इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर ये ना आया तो पोटेंशियोमीटर पे जरूर क्वेश्चन होगा। पोटेंशियोमीटर और इसकी एप्लीकेशन है। पोटेंशियोमीटर इसका प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। हाउ कैन यू यूज पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर पे ये कि हम एक ईएमएफ एक सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर क्यों करते हैं देन वोल्टमीटर। सो इस तरह के कोई छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। बराबर। सो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने बोला, पहला मैंने बोला किरचॉफ्स लॉ और उसके बाद पोटेंशियोमीटर। तो उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें है दैट्स व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज या बोलो इसका जो प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज जो है जिसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं या स्लाइड वायर ब्रिज, उस पर क्वेश्चन हो सकता है। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। तो उसके बाद यूनिट नंबर 3 पे आ जाते हैं। यूनिट नंबर 3 भी पहले यूनिट की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह एक बड़ा यूनिट है और इसमें एग्जैक्ट क्या आ सकता है दैट कॉन्ट बी सेड, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इसके वो मैं बता देता हूँ। बायोस्वार्ट्स लॉ आ सकता है और बायोस्वार्ट्स लॉ की कोई एप्लीकेशन भी, फॉर एग्जांपल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन। इसी तरह एम्पियर सर्किट लॉ और इसकी एक एप्लीकेशन स्क्रीन पे लिखी है एप्लीकेशन कौन सी आ सकती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसी है। तो उसके बाद तो ये दो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बायोस्वार्ट्स लॉ और एक एम्पियर सर्किट लॉ। उसके बाद फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गैल्वानोमीटर क्या हो गया और हम एक गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं एक वोल्टमीटर और एमीटर में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इनके अलावा अगर आ गया सर तो क्या आ सकता है, साइक्लोट्रॉन आ सकता है थोड़ा सा। तो उसके बाद यूनिट 4 पे आ जाते हैं। यूनिट 4 में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो वहां पे यही EMI क्या हो गया या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक तो ये आ सकता है और दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालनी होगी और उनको डिफाइन करना होगा। सो ये और जब दूसरा पार्ट रह गया, दूसरा पार्ट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, उसमें से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, इसी तरह मीन वैल्यू ऑफ AC, ये इनमें से एक होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिंग करंट में से वो है एवरेज पावर इन एन AC LCR सीरीज LCR सर्किट, और उसी में आप डिफाइन ये भी करोगे कि वाटरलेस करंट क्या होगी, पावर फैक्टर क्या हो गया वगैरह वगैरह, और इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट वो उसके लिए आप एक्सप्लेन निकालो। सो ये है। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट में से कौन सा है, एक है ये RMS एंड मीन वैल्यू ऑफ करंट, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है RMS या मीन वैल्यू ऑफ AC, और इक्वली इंपॉर्टेंट है एवरेज पावर इन एन AC सर्किट। सो उसके बाद यूनिट नंबर 5 पे यानी कि EM वेव्स पर, EM वेव्स में जस्ट 3 मार्क्स है आई थिंक। सो इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें अक्सर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, और जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो टॉपिक इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि EM वेव्स जो हैं उनका स्पेक्ट्रम आपको याद रखना है ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसके कम किसकी है, उसके कम किसकी है, या इन टर्म्स ऑफ वेव में भी याद रख सकते हो। ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। मैं आपको एक एक्रोनिम दूं, आप याद रखिए, रशीद मीर इज वेरी यूजफुल गाय, यूजफुल एक्सरे गाय। रशीद मीन्स रेडियो वेव्स, मीर मीन्स माइक्रोवेव्स, is means infrared, very means visible, useful means what is called ultraviolet, x-ray means x-ray,
गाय मीन्स गामा रेज। सो ये आपने इनका ऑर्डर याद रखा, ठीक है। इट इज इन ऑर्डर ऑफ बोलो तो इंक्रीजिंग वेव, सॉरी इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या ये बोलो इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेव लेंथ, जो मैंने बोला रशीद मीर इज वेरी यूजफुल एक्सरे गाय। सो सो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी कि किसकी क्या यूजेज है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रारेड की क्या यूजेज है, खाना बनाने काम आता है इंफ्रारेड रेज। सो इसी तरह यही अल्ट्रावायलेट किस काम आती है वगैरह वगैरह, और इनको प्रोडक्शन वगैरह। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक टॉपिक इस यूनिट में से खाली एक ही टॉपिक मैंने दिया कि इसकी मार्क्स की कमी है। तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, ऑप्टिक्स पे, जिसे आप लोग बहुत डरते हो। इसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, पूरे ऑप्टिक्स के 14 मार्क्स हैं, और सबसे ज्यादा आप लोग इसी से डरते हो। लेकिन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से सबसे इजी यही है। अब पहले फोकस करते हो इसमें से रे ऑप्टिक्स पर, वो आपको इजी लगती है देन वेव ऑप्टिक्स। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप वेव ऑप्टिक्स जो है वो थोड़ा छोटा है, और उसमें से मोटे क्वेश्चन आते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल बार 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 आता है। हाइगन्स प्रिंसिपल पे जाओ, हाइगन्स प्रिंसिपल को समझ लो अच्छे से वहां पे, लेकिन गोटा थोड़ा कम ही चलता है। गोटे जो जिनने हाइगन्स प्रिंसिपल गोटा किया होता है तो वहां वो एग्जाम में कुछ न कुछ गलती करते रहते। लिहाजा हाइगन्स प्रिंसिपल को अच्छे से कर लो। और इसके दो एप्लीकेशन जो है, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोनों। सो हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस मैं बोलूंगा। सो उसके बाद पोलराइजेशन पर क्वेश्चन आता है, ब्रीविस्टर्स लॉ पे क्वेश्चन आता है, मार्क्स लॉ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। तो इनमें इस पर तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, अक्सर अक्सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ब्रीविस्टर्स लॉ इंपॉर्टेंट, ब्रीविस्टर्स लॉ, मार्क्स लॉ और पोलराइजेशन, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सो उसके बाद कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, इस पर यंगेस्ट डायपोसिलिटी एक्सपेरिमेंट। इंटरफ्रेंस जो वैसे तो बड़ा टॉपिक है, तो इसमें अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो यही है, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। लेकिन हाइगन्स प्रिंसिपल जो है उसकी, अब ये तो सेकंड प्रेफरेंस में इंटरफ्रेंस, पहली प्रेफरेंस पे हाइगन्स प्रिंसिपल है। उसकी इंपॉर्टेंटनेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके 70% मैं बोलूंगा चांसेस हैं ऑप्टिक्स में से आने के, हाइगन्स प्रिंसिपल के। और उसके बाद बाकी जो बचता है 30%। सो मिरर फॉर्मूला, रे ऑप्टिक्स की तरफ आ जाते हैं। मिरर फॉर्मूला डिराइव करोगे, उसी तरह न्यूटन रिलेशंस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो इसमें से पूछने लिखने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि ये तो रे ऑप्टिक्स बड़ा है। तो लेकिन ये टॉपिक्स जो मैंने लिखे तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी पूछा गया। सो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसमें से लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, दैट इज। सो इस तरह के क्वेश्चन। सो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आप करोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट एटम्स एंड न्यूक्लियई। इसमें जो एटम्स पार्ट है, इस यूनिट में से जो एटम्स पार्ट है उसमें से इस तरह आप करोगे। जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसकी लिमिटेशंस याद रखोगे, 2 हैं, तो वो लिमिटेशंस उसकी आप उनकी तरफ आप अटेंशन दोगे, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। और उसके बाद बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स जो है, बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स वो आप करोगे। तो इसके साथ ही आप एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, बोर्स एक्सप्रेशन निकालनी है एनर्जी की। बहरहाल उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी के लॉ, इसी में से आता है। सो ये आप करोगे। और उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम, जो हाफ लाइफ पीरियड होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद आ जाते हैं
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। इस यूनिट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल वेव रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर आपको तो पता है, रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर इसमें हम डायोड को काम में लाते हैं। सो फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड को काम, बहरहाल ये सब कुछ तो आपको पता है। सो फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ अटेंशन देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें बीच बीच में, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो बीच बीच में बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, वो क्वेश्चन भी आ जाता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी, ये क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे मैं लिखना वो भूल गया। उसके बाद बायसिंग पीएन जंक्शन की कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, उस पर थोड़ा आप करोगे वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनाओगे वो ग्राफ। उसके बाद यहाँ पे तीसरा टॉपिक जो है दैट इज वर्किंग ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर एक्शन पर आपने को नोट लिखना है। उसके बाद आप गेट्स पर, गेट्स तो इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। गेट्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इजी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। गेट्स पर आ सकता है, लेकिन इस पर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बल्कि छोटे ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के आ सकते हैं गेट्स पर। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट की तरफ आप ज्यादा ध्यान दोगे। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसमें से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, किसी को अगर ये समझ में नहीं आ गया कि ये कौन सा टॉपिक है, तो वो याद रखे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ, यानी कि इसमें क्या कुछ होता है एक कम्युनिकेशन सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में। उसके बाद वेव प्रोपेगेशन में, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, सेकेंड वेव प्रोपेगेशन, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये जो है वेव प्रोपेगेशन पे आपको अटेंशन देना है। उसके बाद मॉड्यूलेशन और उसकी नीड, मॉड्यूलेशन क्या होती है और इसकी नीड क्यों पड़ती है, और इनफैक्ट अगर टाइप्स भी याद करोगे इसके तो वो भी ठीक ही रहेगा। मेरे ख्याल से अब आप कई लोगों के जहन में ये होगा कि सर ने यहाँ पे 32 टॉपिक्स दिए हैं और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिए, ये मैंने आपको जस्ट खुश करने के लिए 10 टॉपिक्स नहीं देने हैं। आप देखो क्वेश्चन कितने आते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपके पेपर में 26 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने 32 दे दिए और 26 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि और आज जिस तरह से पेपर आता है उसमें छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। छोटे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के तो 2 क्वेश्चन होते हैं, और करके उसमें ऑप्शन तो होता है जरूर, लेकिन जस्ट 2 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और वो भी वैल्यू बेस्ड होता है। बहुत मुश्किल है गैस, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक गैस करना तो इस पेपर में, इस टाइप के पेपर में जो क्या आजकल आता है, इस पैटर्न में गैस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह पर है, तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। हो सकता है कुछ मेरे से छूट भी गए होंगे, जो मेरी जहन से निकल गए होंगे कि अभी जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, ये 32 टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, इनकी तरफ आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। उसके बाद जो रहता है उसकी तरफ सेकंड प्रेफरेंस दोगे। और एक चीज करोगे, जो चीज इजी है उसको मत छोड़ दो, उसको छोड़ना नहीं है, और जो डिफिकल्ट है उसको बाद में कर लो, लेकिन करना तो सब कुछ है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। हैव अ गुड डे। सलाम अलैकुम।